कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे गाने में भी उसकी भागीदारी, उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था।
पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया, उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? Ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Sir, it not only protects us, but also guides us in our quest for justice and equality. Sir, as we celebrate the 75th anniversary of Samvidhan Divas, we should also remember that we should not reduce it to mere tokenism of speaking on various issues for just 2 days. Sir, we have to live our constitution every single day of our life. Sir, Dr. Ambedkar said
The Constitution is not a mere piece of paper. It is a living document. Sir, today it has become the order of the day to first demolish the Constitution and then try to resurrect it. It has also become the order of the day by the ruling disposition to demonize some of our founding fathers. Sir, who can deny the role of Jawaharlal Nehru? Sir, the making of the Constitution began with the establishment of the Constituent Assembly on December 13th, one day before today, 1946. The process of drafting the Constitution was initiated by Jawaharlal Nehru's Objectives Resolution. Please don't forget that, which aimed to declare India as a sovereign republic. Sir, it was Jawaharlal Nehru, it was Dr. Ambedkar, it was Sardar Patel, there were so many of them, more than 300 of them, who contributed towards making of this most sacred document of any free nation. सर, हम अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबकी अपनी धार्मिक किताबें, ग्रंथ हैं, लेकिन सर एक आज़ाद देश के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान होता है। आइए उसे हम सब नमन करें। आज मौका है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। इमरजेंसी की बात की जाती है, बिल्कुल इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ज्यादतियां भी हुई, उससे कोई नकार नहीं रहा, लेकिन 77 में चुनाव भी हुआ, इंदिरा जी को बाहर किया गया, कांग्रेस को बाहर किया गया। और मत भूलिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि 1980 में वही इंदिरा गांधी दोबारा से जीतकर इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, इसे मत भूलिए। सर, गांधी जी ने कहा था, our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization. सर, अपनी सभ्यता को हम क्यों भूल रहे हैं? कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। ऐसे लगता है कि एक दूसरे को गाली देना ही आज के दिन अपने जैसे बोलते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। संविधान पर बोलिए, उसकी विविधता पर बोलिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बोलिए। बोलते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन क्या इसे हम मानते हैं? क्या इसे हम मानते हैं? ये अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आज के दिन हमारे देश की क्या सौंदर्य है। सौंदर्य है हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, लेकिन आप लोग जोड़ने की बात नहीं करते। आप कभी धर्म के नाम पर बांटने की बात करेंगे, कभी आप जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे। देश को जोड़िए, मोहब्बत की दुकान का मजाक मत उड़ाइए। आज ज़रूरत है उसकी, इस देश में मोहब्बत की ज़रूरत है, अमन चैन शांति की ज़रूरत है। मत भूलिए मणिपुर में क्या हो रहा, संभल में क्या हो रहा, कहीं पर भी क्या हो रहा। कितना समय सर? काइंडली एड्रेस द चेयर। ओके, आई एम सॉरी सर। आज के दिन सर, डोंट फॉरगेट डिसिडेंस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। और ये सबसे बड़ा टेम्पल, जो सबसे बड़ी पंचायत, अभी माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, सबसे बड़ी पंचायत में अगर हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते, अगर एलओपी कुछ बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। सर, तपस्या की जब बात की तो एकलव्य की तपस्या की बात की थी। एकलव्य की तपस्या का कृपया मजाक ना उड़ाइए यहाँ पर। सर, आज क्या हमने सभी को जस्टिस दिया है, इक्वालिटी दे रहे हैं? जब माइनॉरिटीज़ पर, दलितों पर, एसटीज़ पर, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो हमें खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए क्या सर? सर, मैं तो सुझाव दूंगी कि हर लेजिस्लेचर में जितनी बार एट्रॉसिटी होती है उतनी बार खड़े होना चाहिए और साल के अंत में गिने
कि हम इस देश में कितनी बार खड़े हो रहे हैं अपने उन लोगों के लिए। आज के दिन हम दलितों की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो सर आपने ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर को सारा ले आए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आप ले आए, प्रमोशन में आपने सबके अधिकार बंद कर दिए। तो क्या इक्वालिटी की आप बात करेंगे सर? आज के दिन जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इक्वालिटी तो तभी मिलेगा ना सर। SC, ST, OBC, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज़ तभी मिलेगा जब उनके बारे में कुछ बात हो। तो आप जब कास्ट सेंसस की बात हो तो उसको गलत क्यों मानते हैं? उसमें गलती क्या है? आप करिए कि आप सेंसस भी करेंगे, पहले ये तो बता दीजिए देश को। ना सेंसस की बात, ना कास्ट सेंसस की बात। एंड सर, द वेल्थ ऑफ द नेशन शुड अक्रू टू इट्स पीपल। क्या आज इक्वल अमाउंट में लोगों के पास उनके अधिकार जा रहे हैं? और जब सेंसस ही नहीं होगा, कास्ट सेंसस ही नहीं होगा, तो बेनिफिशियरी कौन होंगे? बेनिफिशियरीज का पता नहीं। आज हरियाणा में 70% लोग, सरकारी आंकड़े हैं, 70% लोग BPL हैं। इसका जवाब सरकार देगी। कैसे हुआ? 70% लोग हरियाणा में BPL कैसे आ गए? सर आज मैं खत्म करूँगी। सर आज के दिन किसान बैठा है शंभू बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान की तरह बना दिया है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को। किसान अनशन पर बैठे, मरने की कगार पर आए हैं, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है। उन्हें उठाया, कहा MSP को हम कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन कहाँ गया वो कानून? क्या संविधान में आप ये नहीं कहता? संविधान, सरकार को संविधान के प्रति अगर कोई रिस्पेक्ट है तो वो कहें कि हमने ये बात कही और उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये पूरा करने की कोई बात कहीं नज़र नहीं आ रही। तो सर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।